हेलो यूपीएससी की पब्लिक, मैं हूं गर्वित भटनागर। स्वागत करता हूं आपका सोच आईएएस के चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं आपको पॉलिटिकल साइंस को लेकर के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे यूपीएससी में आप थोड़ा सा फार बियॉन्ड जा सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं जहां तक आपने सोचा है। क्यों? देखिए, मेजर बच्चों की जो डाउट्स हमारे पास आते हैं वो इस रिलेवेंट आते हैं कि सर देखिए सर, एक ही तरह का एग्जाम जब हम पढ़ रहे हैं, जब एक ही तरह की किताबें पढ़ रहे हैं, एक ही तरह का गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, जब सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, दिल्ली में ही कोचिंग कर रहे हैं, तो फिर 2% सक्सेस रेट है और 98% नहीं है। क्या रीज़न है आप बताइए? बहुत डर लगता है, दिमाग में बहुत फियर क्रिएट होता है, कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो क्या करना है? देखिए, मैं उनको ये बताता हूँ कि जब इस फियर की बात आप करेंगे तो फियर में सबसे बेसिक जो आपकी प्रॉब्लम है वो है आपका पाथ, यानी कि पाथ ही आपको सही पता नहीं है। देखिए, जब आप सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, सेम बुक्स फॉलो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि उन बुक्स में से कितना पढ़ना है। टीचर जो हमें बता रहे हैं, क्या मेजर सब इंपॉर्टेंट है? क्या सब दिमाग में जाना चाहिए, या उसमें से मेजर हमें फिल्टर करके देखना पड़ेगा कि हमें मेंस में कितना काम आएगा, हमें प्रीलिम्स में कितना काम आएगा? तो वो आप तब समझ पाएंगे जब आप अच्छे से एक बार सिलेबस रीडिंग कर लेंगे। तो मैं आज इस सेशन में आपके लिए वही सारी चीज़ें लेके आया हूँ कि कैसे आप एक अच्छा सिलेबस रीडर बन सकते हैं और कैसे आप यूपीएससी को थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि आप यूपीएससी को जल्दी विजयी करेंगे। और विजयी करना ज़रूरी भी है, जब इतनी लंबी तैयारी कर रहे हैं। इतना सक्सेस रेट तो है नहीं यूपीएससी के अंदर, लेकिन फिर भी जब इतनी भीड़ में लड़ेंगे तो थोड़ा सा डायरेक्शन तो सही होना ही चाहिए। तो ऐसे में देखिए, मैं जो पीपीटी आपके लिए लेके आया हूँ वो होने वाली सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो मैंने आपको शुरू के 2 स्लाइड्स में बताया वो तो आपको किसी भी साइट पे गूगल पे मिल जाएगा, इसी फॉर्म में मिल जाएगा। आप यूपीएससी की साइट पे जाइए ऑफिशियल, वहां पे भी आपको मिल जाएगा इसी फॉर्म में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो टर्म्स, जो वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं उसमें डिटेल में जाके समझना बहुत मैं कह सकता हूँ आपके लिए बहुत मुसीबत का काम है। क्योंकि कितना डिटेल में जाना है, कितना पढ़ना है, ये हमेशा ही एक बड़ा सवाल रहता है कि कितना डिटेल में पढ़ लें। भाई जैसे बात करिए अकबर पढ़ना है, तो अकबर पे तो कई किताबें बनी है, कितना पढ़ोगे अकबर को, कितना यूपीएससी पूछता है? तो उसके लिए आप 2 चीज़ें करिए, एक तो सिलेबस गो थ्रू, एक आप जा सकते हैं पीवाईक्यू की तरफ। ठीक है? तो यहाँ पे जो सिलेबस मैं आपको बताऊंगा वो सिलेबस होने वाला है जीएस 2 के अंदर, जो आपको पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है। कैसे? देखिए, ये स्लाइड्स आप देखिए पहले तो स्क्रीन पे जो मैंने आपको बताई, ये एक जनरल कंप्लीट सिलेबस है कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स होगी, इवोल्यूशन होगा, कहाँ से बैकग्राउंड में शुरुआत होती है, क्या फीचर्स होते हैं, अमेंडमेंट्स आपको पता है, क्या संशोधन होते हैं, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें डिटेल में अब हम थर्ड स्लाइड से देखेंगे। थर्ड स्लाइड पे आते हैं सबसे पहले। मेजर पार्ट जो होता है पॉलिटिकल साइंस का, जिसपे आप कह सकते हैं कि इंडिया में मेजरली सबसे पहले अगर पॉलिटिकल साइंस की चर्चा होती है तो 2 ही चीज़ों पे होती है, या तो गवर्नमेंट या संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो वही पार्ट यहाँ यूपीएससी भी पूछता है आपसे पॉलिटी के ऊपर, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। और जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो यहाँ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, यानी कि बैकग्राउंड में तो जाना ही पड़ेगा, संविधान सभा तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, नेहरू जी से थोड़ी बात करनी ही पड़ेगी। कैसे? देखिए, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में बहुत सारे ऐसे तो एक्ट्स आते हैं, चार्टर्स आते हैं, लेकिन आपको जो मेजरली यहाँ ध्यान देना है यूपीएससी के अंदर वो होने वाले, एक तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला, और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाला, ये मेजरली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस आंसर राइटिंग में। देन आप बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे कि फर्स्ट मीटिंग आपको पता ही है, 9 दिसंबर 1949 में एक ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, उसके बाद में सारे प्रोसेस शुरू हुए थे। लेकिन जो पहली एक सेशन बैठा था कि हाँ अब यहाँ से संविधान बनने की शुरुआत होगी, तो वो 9 दिसंबर 1949 को, और फिर धीरे धीरे मंथ बाय मंथ प्रोसेस चलते गए। और कैसे यहाँ पे इतने सारे मेंबर्स बने, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट, क्यों मुस्लिम लीग थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी आपकी, यानी कि उसके अलावा राजा महाराजाओं के जो लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके अलावा हमारे जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये सारे मिलाकर के एक संविधान सभा का हिस्सा बनते हैं। किस तरह से वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कैसे उन्होंने क्या मेजर डिसीजंस लिए, ये आपको पढ़ने। एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? देखिए, संविधान जो होगा वो किस फॉर्म में ड्राफ्ट होगा, क्या मेजर चीजों का ध्यान रखना है, वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था आपको। यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ आपको कि जो आप प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, काइंड ऑफ, कि अगर आप संविधान पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे कि संविधान, मूल मूल संविधान किस बारे में है वो आपको प्रियम्बल में पता चल जाएगा। तो वैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो एक तरह से आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो आपको संविधान के अंदर पूरे करने हैं, वो एक तरह से जो रेजोल्यूशन लाया गया था उसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला था। तो इसके फार फार फैक्ट्स जो है वो आपको ऊपर ऊपर से देखने एक बार। हाँ, डिटेलिंग में आप जाओगे, लेकिन वो जब जाओगे जब आप संविधान के बारे में पढ़ोगे। देन नेक्स्ट आता है आपका इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी। तो इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट की बात करने में था कि आपको भी पता है कि 26 नवंबर 1949 को बन चुका था भाई। और जब 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को इन्हें उसको लागू करना था, तो इस 2 महीने के गैप में कौन से कानून लागू होने चाहिए थे? तो ये था कि भाई 2 महीने, बाकी सारी चीजें तो डिले नहीं कर सकते ना। तो उन सारी चीजों को कवर करने के लिए कुछ कानून पहले लागू कर दिए, और फिर कुछ कानून जो 26 जनवरी के बाद जब ऑफिशियली इन्होंने संविधान डिक्लेयर कर दिया और रिपब्लिक बनाया गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया,
तो उसके बाद जो नियम कानून लागू हुए आगे वो आगे अलग थे। तो वो सारे डिफरेंस आपको पढ़ने कि कौन से उन 2 महीने के गैप में दे दिए थे, यानी कि उन्होंने लागू कर दिए थे कि भाई ये तो बहुत जरूरी है उस समय व्यवस्था चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, और फिर कौन से 26 जनवरी 1950 के बाद में डिक्लेयर कर गए। तो ये आपको इसमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा। फिर कैसे एनफोर्समेंट पे भी कई सारे आर्टिकल्स थे कि भाई क्या आप पावर्स हैं, किन पावर्स के तहत आप जाकर के ये संविधान लागू करा सकते हो लोगों के बीच में, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने किताब में कानून बना दिया लेकिन लोग उसे मानते हैं कितना मानते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए भी एक राइट स्टेप लेने की जरूरत थी संविधान सभा को, तो वो आपको इसमें इस वाले पोर्शन में पढ़ना पड़ेगा। देन अगर आप बात करें तो सिग्निफिकेंट प्रोविजंस की, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस में क्या था, देखिए सबसे पहले बेसिक आता है फंडामेंटल राइट्स आपके। फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आपको आर्टिकल पता होंगे बेसिक, यहाँ पे आपका 15 टू 36 वाला या सॉरी 35 वाला जो पोर्शन कवर होता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ये आपको सारा कवर करना है। इसमें फंडामेंटल राइट्स में मेजरली आप क्या देखेंगे, राइट्स के अंदर आपको ज्यादा ध्यान रखना है एक तो इक्वलिटी वाला पोर्शन, देन आपको ध्यान रखना है इसमें जो एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड राइट्स हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाले, और मेजर आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि इसको हार्ट एंड सोल बोलते हैं। ये आपको वैसे याद ही होगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो संविधान के बारे में काफी, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि जो सारे आपके अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को आपको अगर किसी तरह से इंजॉय करना है उन सारे राइट्स को, तो आपको अगर कोई विपदा आ रही है, अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है उस वे में, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या उनके खिलाफ आप जो भी एक्शन ले सकते हैं, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का पार्ट है। इसलिए इसको हार्ट एंड सोल भी बोला गया, क्योंकि बाकी सारे अधिकारों की सुरक्षा ये अधिकार आपकी करता है। देन आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के अंदर कवर होते हैं आपके। इसमें मेजरली देखिए जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, जो सोशल एस्पेक्ट है, जो पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जस्टिस, लीगल, ये वाले एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखने कि एक स्टेट पॉलिसी के अंदर ये सारे एस्पेक्ट कवर करते हुए किस तरह से वो वेलफेयर ऑफ द पीपल सोच सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है ना, ये तो बहुत ही जनरल से एक टर्म है कि भाई क्यों एक जुडिशरी जो है उसका इंटरफेरेंस हमेशा से गवर्नमेंट के अंदर रहता है, तो जुडिशियल रिव्यू भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके अलावा ये भी हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो मेजर जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक के बीच में, क्योंकि जो आपके राइट्स हैं या जो भी सारी चीज़ें आप होल्ड करना चाहते हो अपने पास में, वो गवर्नमेंट आपको देगी नहीं इजीली अगर जुडिशियल रिव्यू वाला ऑप्शन आपके पास होगा नहीं। तो मेजरली ये भी आपको पढ़ना है, एक बेसिक फिनोमिना है उसके बारे में देखना है, और मेजर आपको लेटेस्ट इससे रिलेटेड जो भी रहो, जुडिशियल रिव्यू से जो रिलेटेड केसेस रहो, जो करंट अफेयर्स का पार्ट रहो, वो आपको इस पर ज्यादा ध्यान रखना है। हाँ मेजर देखिए एक खास बात आप ध्यान रखना कि पॉलिटी के अंदर किसी भी सिलेबस में जो भी टर्म है उसका एक लेटेस्ट एस्पेक्ट जरूर रखना, यानी कि 2 एस्पेक्ट आप बना के रखिए कि मेजर फेमस जो टर्म्स, यानी कि सपोज अगर मैं आपको बताता हूँ कि जुडिशियल हियरिंग की हम बात करें, तो बहुत फेमस केसेस की जजमेंट्स आपको याद रखने, बहुत फेमस ही सिर्फ, और उसके अलावा लेटेस्ट अगर कोई जजमेंट हुआ है, जैसे सपोज राम मंदिर का हुआ है या और कोई फेमस कोई बड़ा जजमेंट हुआ है, तो वो वाले लेटेस्ट वाला केस एक बनाना है, एक आपको बनाना है बैकग्राउंड में फेमस केसेस का। तो जब आप ये 2 डिफरेंस कर पाएंगे ना, तो आपको फैक्ट्स के साथ में डिटेल्स में याद रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होती है वो आधे से ज्यादा पुरानी देखी जाती है, पुरानी बुक्स, पुराने जो जजमेंट्स होते हैं उनको पढ़ के नए फैसले लिए जाते हैं या नए फैसलों पे नए नियम कानून बनाए जाते हैं। तो ये आपको भी थोड़ा सा जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लेटेस्ट एस्पेक्ट और उसके अलावा थोड़ा सा बैकग्राउंड में फेमस एस्पेक्ट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, आपको पता है अबाउ 18 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पे वोट देने की प्रथा जो है इंडिया में वो बहुत लागू हुई थी, तो उसके चलते यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बना भारत के अंदर। तो ये भी आपको देखना है बेसिक कब शुरू हुआ था, कहाँ से लिया था, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी GS2 का सिलेबस। ठीक है। देन अगर आप सिंगल सिटीजनशिप की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूके से उठाया था। यूके के अंदर जो सिटीजनशिप का था, देखिए ड्यूअल सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप, ये आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? देखिए ड्यूअल सिटीजनशिप कैसे बन जाती है, जैसे मान लेके आप राजस्थान में रहते हैं, सपोज मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो मैं अगर राजस्थान का भी एक नागरिक हूँ, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आऊंगा तो मैं भारत का भी नागरिक हूँ, तो वैसे मेरे पास ड्यूअल सिटीजनशिप होनी चाहिए। लेकिन अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में हमारे पास सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि मैं वो सारे मूलभूत अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, सारी स्कीम्स का बेनिफिट ले सकता हूँ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, और सारे स्टेट्स भी उसके अंदर आते हैं। तो इसी वजह से इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट जो है इस वजह से इंडिया में पिक किया गया है। ठीक है। देन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में चलना भी चाहिए, सही भी जा रहा है। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर की या वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, यहाँ पे आप अगर आप चाहो तो फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से यूज करोगे, यानी कि क्यों डिवीजन ऑफ पावर इंडिया में जरूरी है सेंटर स्टेट के बीच में, और अब तो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज के बीच में।
तो ये सेपरेशन ऑफ पावर आपको यहाँ इस तरह से वर्क करेगा। देन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप फर्स्ट स्लाइड में आपको कोई दिक्कत नहीं है। फीचर्स की यहाँ बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की। तो कैसे फीचर हैं, देखिए ये तो आपको पता ही है, सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का। इतनी बड़ी संविधान सभा बैठी, इतने लोग बैठे, बेचारे लोगों ने इतना सारा काम किया, तो इसका मतलब है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना और एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को मिला है रिटन फॉर्म में, तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी मिला है। तो रिटन फॉर्म में सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंडिया को आप दे सकते हैं अवार्ड, क्योंकि ये है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इसके साथ बहुत सारे फैक्ट्स भी जुड़े हैं जो कि आपको याद रखने हैं अगर आप GS2 के पेपर में अच्छा करना चाहते हैं तो, कि क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे पीछे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अलावा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखने के इंडिया के क्या रीजंस रहे होंगे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। देखिए यूपीएससी सीधा सीधा तो कभी भी नहीं पूछेगा। यूपीएससी आपसे यही जरूर पूछेगा कि क्यों रिटन ही रखा गया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों वर्बल नहीं रखा जा सकता। तो ये सवाल थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लियर हो कि रिटन क्यों ही रखा गया है। देन अगर आप बात करें तो फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी की, फ्लेक्सिबल रिजिड इंडिया में दोनों है। ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात है कि फ्लेक्सिबल यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए फ्लेक्सिबल है, हम बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन हम रिजिड हैं कि हम मूल भावनाएं बदलने नहीं देंगे। यानी कि जो संविधान का बेसिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके लिए हम जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होती है वो हमने लागू कर रखी है कि भाई आप कितने भी बदलाव कर दो, लेकिन जो संविधान की मूल भावना है यानी कि इसका जो मूल स्ट्रक्चर है उसको आप बदल नहीं सकते। यानी कि आप कितने भी बड़े बदलाव कर लो, कितने भी मेजर पावरफुल सरकार बना लो इंडिया के अंदर, लेकिन आप बदलाव नहीं कर सकते संविधान की मूलभूत चीजों में। देन फेडरल और यूनिटरी, देखिए फेडरल और यूनिटरी वाला सिस्टम इंडिया में थोड़ा सा क्वासी फेडरल वाला सिस्टम है। अगर आपने पढ़ा हो तो क्वासी फेडरल क्या होता है। क्वासी फेडरल सिस्टम इंडिया में यूं है कि भैया देखिए हमने पावर तो डिवाइड कर रखी है सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट रहे जिसके पास मेजर अधिकार होने चाहिए, मेजर राइट्स होनी चाहिए गवर्नमेंट चलाने के, बड़े डिसीजन उसके हाथ में होने चाहिए और उसके लिए ज्यादा उसको स्टेट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए ताकि वो अपने डिसीजन फ्रीली ले सके। तो इंडिया में हम क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और यही आपको बताना है कि फेडरल और यूनिटरी में क्या डिफरेंस है। और इसके लिए आप थोड़े से एग्जाम्पल याद रखेंगे तो और बेटर रहेगा कि यूनिटरी गवर्नमेंट किस किस तरह की कहाँ चल रही है, फेडरल गवर्नमेंट कहाँ है, इंडिया के दिमाग में कॉन्सेप्ट कहाँ से आए, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आपके पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में तो है ही सही, लेकिन इसमें दो तरह की है, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जिसमें प्रेसिडेंट एज द हेड होता है, ठीक है, ये आपका यूएस कल्चर जो है। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ आपका पीएम हेड होता है, ये आपका इंडियन या इंडिया की बात करें इंडिया में हो सकता है ये वाला पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एक पीएम है, ठीक है, सारे उसके अलावा आप एमपीज की बात सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ये सारी चीजें जो इंडिया में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का एक बेटर एग्जांपल इंडिया बनता है। और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट का यूएस एक फेमस एग्जांपल है। तो ये आपको पढ़ना है थोड़ा सा डिटेल में कि ये कंपैरिजन कैसा रहेगा यूएस और इंडिया के बीच में, कि हाँ इंडिया की टाइप ऑफ जो डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, उसको देखते हुए इंडिया में क्या पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट सही है, और सही नहीं है तो क्यों नहीं है। और ये सारी चीजें आपको यूएस के लिए भी पढ़नी है कि यूएस में प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट का क्या रीजन है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, कैसा कल्चर रहा है, क्यों प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही वो फेवर कर रहे हैं, और वहां की डाइवर्सिटी और कल्चर को देखते हुए क्या वो सही है और क्या सही नहीं है। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको इसमें देखने पड़ेंगे। देन आते हैं आप अमेंडमेंट्स पे। अमेंडमेंट्स की अगर बात करें, देखिए बदलाव ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत अमेंडमेंट्स जो अलग अलग टाइप के रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले 8th अमेंडमेंट जो रहा था आपका, जो कि इंक्रीज था, मतलब रिजर्वेशन इंक्रीज करने के बारे में था, जो SC STs और OBCs के लिए रिजर्वेशन इंक्रीज करने की बात की थी। फिर उसके बाद 13th अमेंडमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, जिसमें नागालैंड को हमने ऑफिशियल बेसिस पे इंडिया के साथ इंडिया का हिस्सा बना लिया था। उसके अलावा अगर बात करें तो 42nd अमेंडमेंट जो रहा, जिसमें आपका वर्ड सेक्युलरिज्म और ये सब जुड़ गया इंडिया के प्रियम्बल के साथ में। देन आपका जो 72nd रहा था अमेंडमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके। ऐसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको थोड़े थोड़े बेसिक वे में पढ़ने पड़ेंगे। बेसिक वे में ही इसलिए क्योंकि आंसर राइटिंग में आप जितना ज्यादा फैक्ट्स पे चलेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। थ्योरी आप खुद भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा थ्योरी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स पे ज्यादा चलना है, फैक्ट्स हाईलाइट भी ज्यादा करने हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के साथ आप कर सकते हैं, जैसे कि 8 बता दिया मैंने आपको, 13 नागालैंड से रिलेटेड, 42nd जो आपके प्रियम्बल में वर्ड्स ऐड हुए थे, सोवरेनिटी और उसके अलावा सेक्युलरिज्म, और उसके अलावा आपका जो 72nd था, 72nd अमेंडमेंट जो कि पंचायती राज से रिलेटेड था, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में, इनके क्या प्रोविजंस रहे थे, कैसे हुए, और उसके अलावा अमेंडमेंट के क्या प्रोसीजर्स होते हैं। देखिए ये तो आपको बेसिक पता ही होगा कि इंडिया में जब आप इस तरह की गवर्नमेंट चला रहे हैं तो भैया अमेंडमेंट करने के लिए तो बड़े बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, लेकिन दो तरह की मेजोरिटी, एक तो नॉर्मल मेजोरिटी 1/3 पॉपुलेशन, यानी कि जो जितने भी लोग एमपीज बैठे हैं आपके वहां पर लोकसभा में, तो उनकी 1/3 पॉपुलेशन, और राज्यसभा वाला पार्ट भी आ जाता है इसमें, तो उसमें 1/3 पॉपुलेशन जो गया 1/3 वोट से वो
उसको पास कर सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी वाले केसेस में 2/3 मेजोरिटी से पास करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं कि गवर्नमेंट पहले एक स्टैंडिंग कमेटी को वो सारे प्रोसीजर भेजेगी, या फिर सारे जो बिल्स उन्होंने ड्राफ्ट करें वो भेजेंगी, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी पास करेगी। देन आफ्टर वो लोकसभा में या राज्यसभा में आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उस पर वोटिंग होगी, वो पास करेंगे, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहाँ रिव्यू होगा, फिर उसके बाद में उस बिल पर साइन होगा, फिर देन आफ्टर वो अमेंड होगा। तो ये सारा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए पढ़ना है और देखना है। देन जस्ट अ सेकेंड, या देन नेक्स्ट कम्स टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होने वाली है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो एक तो मेजरली कि मैंने आपको बताया कि भाई हमने संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ करने की अनुमति किसी भी सरकार को, किसी भी हिस्से को नहीं दे रखी है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसी बारे में है कि भैया आप बेसिक जो भी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको आप हिला नहीं सकते, उसका अस्तित्व मिटा नहीं सकते। तो ये सारी चीजें बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जजमेंट और केसेस। जजमेंट केसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये। देखिए बहुत सारे केसेस रहे हैं आपका। एक तो केशवानंद वाला केस आपको याद रहो तो, ठीक है, ऑलमोस्ट केशवानंद भारती वाला केस जो कि स्टेट ऑफ केरला के बीच में, तो 1973 वाला। देन अगर आपका नेक्स्ट केस की बात करें तो गोलकनाथ। ये कुछ मेजर केसेस मैं आपको बता रहा हूं जो आपको थोरोली रीड करने ही पड़ेंगे यूपीएससी के पर्पज से। ये हुआ था 1967 के अंदर। देन नेक्स्ट केस था आपका इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, जिसका मेजर रिजल्ट रहा था इमरजेंसी। ये हुआ था आपका 1975 के अंदर। और देन आपका एक लास्ट केस था, इंपॉर्टेंट था, मिनर्वा। केसेस तो और भी हैं, ये कि कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। मिनर्वा मिल्स के अकॉर्डिंग ये था 1980 का आपका केस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं यूपीएससी एस्पेक्ट से। केसेस तो पढ़ने ही है सारे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही खास केसेस हैं जिनको यूपीएससी से कुछ ज्यादा लगाव है, कुछ ज्यादा ही प्यार है, कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। तो ये जो केसेस हैं इनके थोड़ा डेप्थ में जाकर के आपको देखने पड़ेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने मेंशन कर दिए यहाँ पे स्लाइड में। देन आते हैं नेक्स्ट देखिए आते हैं फंक्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात। यूनियन और स्टेट्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है ये, क्योंकि दिखने में तो लग रहा है स्लाइड में आपको कि 4 ही पॉइंट है, लेकिन पॉइंट 4 इसलिए रखे गए क्योंकि बताने में बहुत ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, देखिए 7th शेड्यूल जो था आपका, ये 7th शेड्यूल पूरी तरह से है डिवीजन ऑफ पावर के बारे में। कैसे डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगा, देखिए 7th शेड्यूल जो था ना, ये बड़ा सोच समझ के बनाया गया था कि जब पता है कि आप इस तरह की व्यवस्था बना रहे हो, क्योंकि अब ये राज्य व्यवस्था तो है नहीं, एक राजा बन गया और काम चल गया तो हो गया मुश्किल से। लेकिन अब क्या है कि जब इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का, जब 100 करोड़ की जनता संभाल रहे हो, हालांकि उस समय तो 100 करोड़ नहीं थे, लेकिन ये हमारे संविधान सभा के लोगों को तो पता ही था ना कि यार इस तरह की स्थिति इंडिया में आएगी। उन्हें थोड़ी ना पता था हम इतना मल्टीपल होते हैं। तो ऐसे में 7th शेड्यूल जो बनाया गया ना, वो ये देखते हुए बनाया गया कि भाई स्टेट और यूनियन जो है इनके बीच में रिश्ते अच्छे होने चाहिए भैया। क्योंकि जब आपको सरकारें चलानी है, एक राज्य की सरकार चलानी है, आपको नेशनल गवर्नमेंट चलानी है, तो जब इस तरह की गवर्नमेंट चलानी है तो इनके बीच में कॉपरेशन तो बहुत ज़रूरी है, एफिशिएंसी चाहिए काम में, तो इनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बड़ी रहनी चाहिए, पड़ोसी हैं। तो ऐसे में स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जो टाई अप रखने का काम था वो 7th शेड्यूल के अंदर दिया गया कि किस तरह से लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो होंगे ये इंपॉर्टेंट होगी। लेजिस्लेटिव फंक्शंस का मतलब है कि सारा जो ड्राफ्टिंग को लेकर के हो गया, जैसे कि आपको पता हो कि कोई भी नया बिल आता है तो वो बनता है, तो वो ये सहूलियत देख के बनाया जाता है कि किस तरह से स्टेट उसको फॉलो अप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और ये भी बहुत जरूरी है कि जब बिल दोनों जगहों से पास हो जाए तो वो बन तो जाएगा, लेकिन बाद में विधानसभा में भी उसको पास कराना है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट भी होना चाहिए वो बिल, ताकि स्टेट उसको एक्सेप्ट कर पाए मन से कि जो भी बिल ऊपर से दिया गया है या भेजा गया है, जो बदलाव किए गए हैं वो स्टेट में लागू हो सकते हैं कि नहीं। तो ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो है ये बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि मेजरली इसी पे पूरा गेम चल रहा है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट का। देन अगर आप बात करें फाइनेंशियल फंक्शन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तरह तरह की कमेटी बना रखी है, किस तरह से वो लुक ओवर करती हैं कि भाई सारा फाइनेंशियल फंक्शन किस तरह से चल रहा है, यानी कि कैसे स्टेट जो भी पैसा भेजता है नीचे, माफ करना, नेशन जो भी पैसा भेजता है नीचे स्टेट को, तो ये सारा पैसा स्टेट द्वारा कहाँ रेगुलेट किया जा रहा है, कहाँ खर्चा किया जाता है। उसके अलावा आपको पता होता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो होता है, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो दोनों के ही ऊपर पूरा वॉच रखा जाता है कि भैया देखो पैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर की चीजें खरीदने लग जाओ, पैसे मिल रहे हैं तो एक प्रॉपर बजट बनाओ, एक रेगुलेशन के साथ काम करो। तो यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया जाता है।
प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि नेशन यानी कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके खर्चों पे पूरा एक ब्यौरा दिया जाता है उसके द्वारा, यानी कि पूरी नजर रखी जाती है, एक अकाउंट्स कमेटी बनाई जाती है, फाइनेंशियल कमिटीज बनाई जाती है तरह तरह की, ताकि वो एक पूरी वॉच रखते हैं कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, आपका जो सरकार पैसा इस्तेमाल कर रही है, जो आपका टैक्स इस्तेमाल कर रही है, टैक्स कहाँ पे किस तरह से कितना खर्च किया जा रहा है। देन अगर आप बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल फंक्शन की, तो क्वासी जुडिशियल फंक्शन क्या होता है, देखिए भाई ये एक तरह से मिड वे है। अगर आप बात करें क्वासी जुडिशियल फंक्शन की तो मिड वे बोला जाता है इसको। कैसे मिड वे किस चीज का है भैया, कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और जुडिशियल फंक्शन चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जुडिशियल फंक्शन, आपको पता है कि जो जुडिशरी है वो पूरी तरह से नजर रखने के लिए बनाई गई है कि भैया जो भी फंक्शनिंग चल रही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि स्टेट गवर्नमेंट लोगों पे हावी हो जाए, या कहीं ऐसा नहीं हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे हावी हो जाए। तो ये सारा बैलेंस बना के रखने के लिए जुडिशरी बनाई गई है। तो इस जुडिशरी को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो मिडवे है, यानी कि जो इनके बीच में एक सामंजस्य बना के रखने का काम है, जो इनके बीच में एक थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बना के रखने का काम है, उसी को बोलते हैं क्वासी जुडिशियल फंक्शन। यानी कि जो जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे इधर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके बीच में जो भी कॉपरेशन है, जो भी एफिशिएंसी है, वो मेंटेन करने के लिए ये जुडिशियल फंक्शंस बनाए जाते हैं। ठीक है, देन नाउ कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इश्यूज और चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, इसकी बात करते हैं। नाउ कम्स टू द इश्यूज। देखिए इश्यूज की अगर बात करें तो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया में, मैंने आपको पहले बता दिया था क्वासी फेडरल है, लेकिन क्या इंडिया ट्रूली फेडरल है, ये जवाब मैं आपको दे चुका हूं कि क्वासी फेडरल है इंडिया। और इंडिया जैसे देश में क्वासी फेडरल होने के क्या रीजन है, ये आपको यहाँ बताना पड़ सकता है कि इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि हाँ पावर ऑफ डिवीजन तो है इंडिया में स्टेट, लोकल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको आप बोलते हो, लेकिन वो डिवीजन क्या वाकई फेडरल है, यानी कि फेडरल बना हुआ है या ऐसे ही चल रहा है, यानी कि हमने सिर्फ किताबों में लिखा है संविधान की, बाकी हम फॉलो तो करते कहाँ हैं। तो ये सवाल इन्होंने आपसे पूछा है, तो ये आपको बताना है कि हाँ इंडिया का क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, पर फेडरलिज्म तो है इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं। ऐसे में कॉपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कॉपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है भैया, देखिए कॉपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के अंदर आपको खास टर्म जो है ये कॉपरेशन पे ध्यान देना है। फेडरलिज्म यानी कि पावर डिवीजन कुछ इस तरह का हो कि स्टेट स्टेट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बना रहे, नेशन स्टेट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बना रहे। नेशन स्टेट से मेरा मतलब है सेंटर स्टेट यहाँ पे, ओके। ये दोनों कोऑर्डिनेशन आपको मेंटेन रखते हुए ही फेडरलिज्म यानी कि पावर डिवीजन करना है। यानी कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इसलिए बोला जा रहा है इसको कि भैया ऐसा नहीं हो कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और यहाँ पर स्टेट में, किसी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वहां ज्यादा समर्थन है भैया, पावर अच्छी दी जा रही है वहां पे, क्योंकि वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो ये एक तरह का कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है कि भैया डिवीजन हो रहा है लेकिन उसको अच्छा मिल रहा है क्योंकि सेम पार्टी की सरकार है, और हमें कम मिल रहा है फेडरलिज्म, यानी कि हमारे पावर डिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम अदर पार्टी की सरकार है। तो ये वाला थोड़ा सा टर्म एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ऊपर ये भी सवाल पूछा गया इसमें कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या इंडिया में है ही सही, और अगर है तो क्या ट्रूली इंडिया फेडरल है। तो ये सवाल इसलिए पूछा और उसके बाद ये टर्म इंट्रोड्यूस कर दी गई आपके बीच में, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। देन स्टेट रिलेशन की बात करें सेंटर के साथ, तो ये लेजिस्लेटिव बेस पे बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे रिलेशन की बात करनी है आपको, फाइनेंशियल रिलेशन की बात करनी है, और किस तरह से क्या ट्रेंड रहे, यानी कि पिछले कुछ सालों में अगर आप बात करो तो क्या ये रिलेशन डिक्लाइन हुए हैं, क्या ये रिलेशन हमने डेवलप करें हैं, किस रिलेशन साथ चलते जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे एस्पेक्ट से देखो तो पिछले कुछ सालों में ट्रेंड जो है काफी बैलेंस्ड है, क्योंकि बैलेंस होने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिले नहीं है। हाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा बदलती रही, लेकिन हाँ 2014 के बाद से ये थोड़ा सा एस्पेक्ट जो है ये थोड़ा सा कम जोर पड़ा है, क्योंकि आपको साथ लेके चलना है सारे स्टेट्स को, अगर आप बेनिफिशियरी देख रहे हो या इंडिया का वेलफेयर देख रहे हो तो ये ट्रेंड थोड़ा सा बैलेंस चला जरूर है। हाँ कुछ पॉलिटिकल खट्टा मीठा चलता रहता है यहाँ पर, वो चलता भी रहना चाहिए समय के साथ साथ, लेकिन क्योंकि फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना यार अपना, अपन पढ़ने क्यों बैठे, अगर कुछ हो सा चटपटा पढ़ने ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या बात है, अपन इंडिया की पब्लिक है, थोड़ा बहुत तो चलता है। देन अगर ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें तो आप थोड़ा सा एस्पेक्ट देख लो पिछले 10 साल वाला, कि लेटेस्ट ट्रेंड्स के अंदर सेंटर स्टेट के बीच में क्या चीजें खास रही है, क्या मेजर इश्यूज रहे, इश्यूज तो रहे होंगे थोड़े बहुत, वो सारे इश्यूज आपको एक बार देखने हैं, थोरोली रीडिंग करनी है। उसके अलावा बेसिक बेसिक जो छोटी डिमांड्स रही हैं, जो स्कीम्स को लेकर के रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशंस रहे हैं, क्या गवर्नमेंट जो सेंटर की स्कीम्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो पाई हैं स्टेट के अंदर, ये सारे ट्रेंड्स आपको देखने हैं। इसी को लेकर के ज्यादा डिस्प्यूट रहता है। एक मेजर डिस्प्यूट रहता है फाइनेंशियल को लेकर के, यानी कि ये फाइनेंशियल वाला जो पोर्शन है मेजर आपका, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हाँ कौन से स्टेट के साथ ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट अच्छा रहा है पिछले 10-12 सालों के अंदर।
इंटर स्टेट रिलेशन की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे ज़्यादा नजर जाती भी नहीं है किसी की, लेकिन इंटर स्टेट यानी कि स्टेट और स्टेट के बीच में भी जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बीच में भी थोड़े से रिश्ते अच्छे होने चाहिए भैया। तो ऐसे में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट सबसे पहले आता है। अगर कुछ वाटर डिस्प्यूट की मैं आपको बात करूं तो कृष्णा वाला, अगर आपको याद हो, कृष्णा रिवर वाला वाटर डिस्प्यूट, ये कृष्णा रिवर वाला वाटर डिस्प्यूट जो हुआ था आपका, ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। एक अगर आपको पता हो तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो था, ये आपका कर्नाटक की सरकार एंड तमिलनाडु की गवर्नमेंट के बीच में हुआ था। ठीक है, सरकारें थी, लड़ रही थी, पानी की वजह से लड़ रही थी, अच्छी बात है, लेकिन देखिए ये डिस्प्यूट वक्त के साथ सुलझ जाने चाहिए, बेटर है। नेक्स्ट आती है इंटर स्टेट काउंसिल्स की बात। तो इंटर स्टेट काउंसिल में जो है कि किस तरह से स्टेट के बीच में भी काउंसिल्स बनाई जाती हैं कि भैया एक मेजर एफिशिएंसी मेंटेन करके रखी जाए काम के अंदर। ये एफिशिएंसी कैसे मेंटेन रहेगी, ये काउंसिल्स के द्वारा मेंटेन रहेगी। एक तरह से बातचीत का चैनल खुला रहे, इंटर स्टेट्स काउंसिल्स बनाई जाएं जो कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी भी तरह के ट्रेड को लेकर के, किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी चीज़ है तो उसको लेकर के बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट ना हो स्टेट्स के बीच में। तो ये काम होता है इंटर स्टेट काउंसिल्स का। नेक्स्ट है आपका पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वगैरह, ये भी आपको देखना है, इससे रिलेवेंट ही रहेंगे ये। नेक्स्ट है इंटर स्टेट ट्रेड, यानी कि दो राज्यों के बीच में जो ट्रेड और कॉमर्स का रहता है। मैंने आपको बताया इसके लिए वेराइटी ऑफ यूनियंस बनाए गए हैं, वेराइटी ऑफ काउंसिल्स बनाए गए हैं जो कि ये ध्यान रखते हैं कि दो राज्यों के बीच में ट्रेड और कॉमर्स किस तरह से काम करेगा। जोनल काउंसिल्स की बात करें तो जोनल काउंसिल मैंने आपको बताया था कि जो जोन ट्रेडिंग का काम देखते हैं। जोन ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि ये पर्टिकुलरली इस चीज पे नजर रखते हैं कि भैया ये जो जोन्स हैं ये किस तरह से फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, जिसको आप बोलते हैं इकोनॉमिकली सस्टेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या किस तरह के बेनिफिट्स हम देख पा रहे हैं दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में। तो ये जोनल काउंसिल्स बनाई जाती हैं, पर्टिकुलर जोन्स डिसाइड किए जाते हैं जहां पर ये काउंसिल सेटअप की जाती है कि दो स्टेट्स के बीच में किन चीज़ों को लेकर के कॉपरेशन मेंटेन किया जा सकता है। देन अगर बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजन की, तो इमरजेंसी प्रोविजन जो आपका आर्टिकल 352 है उससे रिलेवेंट भी यहाँ पे बात हो रही है, वो आगे भी मैं आपको बताऊंगा जो इमरजेंसी से रिलेटेड है। उसके अलावा रोल ऑफ गवर्नर यहाँ पे कितना रहता है, देखो भाई जनरली गवर्नर को तो बोला जाता है कि इस व्यक्ति को इंटरफेयर करने के लिए रखा जाता है, जिसको आप एलजी भी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं। ये आपके स्टेट रोल इंपॉर्टेंट होता है इनका, क्योंकि जैसे जो प्रेसिडेंट का काम है कि वॉच रखना है भाई सेंटर गवर्नमेंट कहीं ज्यादा भारी ना पड़ने लग जाए लोगों पे, तो वैसे ही गवर्नर का भी एक तरह से प्रेसिडेंट के द्वारा एक होल्ड रखा जाता है स्टेट के अंदर कि भाई देखिए आप स्टेट गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ये सारी चीजें सजेस्ट आपको करनी है अपने लेवल पे। तो ये रोल होता है गवर्नर का, और ये सारी चीजें गवर्नर द्वारा की भी जाती है टाइम टाइम पे। ठीक है, उसके अलावा कौन सी चीजें, पहले तो, अब तो खैर नहीं रहा, लेकिन पहले तो मेजर चीजें जो थी वो बिना गवर्नर के साइन के पास ही नहीं हो पाती थी स्टेट में। तो ये सारी चीजें यानी कि तब यहाँ पे रोल जो था, मेजर रोल गवर्नर का स्टेट के अंदर हुआ करता था, अभी भी है। एक गवर्नर जो है वो चाहे तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरह से उसका इमेज ऊपर दे सकता है, यानी कि इतना बड़ा रोल इस व्यक्ति का है कि ये बता सकता है कि किस तरह की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। ये सारा रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर एक तरह से आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। अगर ये चाहें तो पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, एज पर देयर रिपोर्ट्स, देयर सर्चिंग्स, देयर फाइंडिंग्स, ये सारी चीजें ऊपर बताते हैं। देन वेरियस कमीशंस की जो रिपोर्ट है, देखिए सेकंड एआरसी जो कमीशन थी आपकी, सेकंड एआरसी कमीशन जो थी 2005 वाली, मैं मेंशन कर देता हूँ, 2005 में जो सेकंड एआरसी कमीशन आई थी। देन उसके बाद में आपका ये जो सेकंड एआरसी कमीशन थी, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी। देन आपका जो पंछी कमीशन आया था 2007 के अंदर, ये पंछी कमीशन आया था आपका इश्यूज जो थे कि सेंटर स्टेट और इनके बीच में जो इश्यूज चल रहे थे उसको लेकर के रिजॉल्व करने से रिलेटेड एक पंछी कमीशन बनाया गया था कि भाई किस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये हम मैनेज कर सकते हैं अपने लेवल पे, कॉपरेशन लेवल पे हम इसको एफिशिएंटली आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पंछी कमीशन इसके लिए बनाया गया था कि भाई सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे काम करेगा। देन आया था आपका सरकारिया कमीशन जो कि अगर इफ मैं गलत नहीं हूँ तो 1983 के लगभग आया था। और ये वही जो मैंने आपको बताया वही इशू तो वही था सेंटर स्टेट का, उस बैलेंस ऑफ पावर को लेकर के यहाँ पे नया जनरेट हुआ था। कमीशन का जो मेजर रिकमेंडेशन था वो बैलेंस ऑफ पावर को लेकर के था कि भैया किस तरह से स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट जो है उनको अपना काम बैलेंस ऑफ पावर बनाते हुए एफिशिएंटली लोगों के भले के लिए करना है। हाँ, तो यूपीएससी की पब्लिक बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? देखिए भैया थोड़ा सा यूपीएससी पढ़ना है तो इतना तो झेलना पड़ेगा।
चलो यार, तुम लोग बोर हो रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बीच में। क्या होता है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो टाइम टाइम पे बहुत सारा डिमोटिवेशन फील होता है कि भैया पढ़ते तो जा रहे हैं, रिजल्ट का क्या होगा, ये होगा। तो देखो, उसकी चिंता मत करो, अपना कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। ये तो तुमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मैं तो तुम्हें यही बताऊंगा, भैया फल की चिंता करो। 2 3 4 साल कर्म किए जाओगे, फल की चिंता नहीं करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा। तो ऐसे में फल की चिंता करते रहो और बस पढ़ते रहो। हाँ, चिंता ज़रूरी है, क्योंकि चिंता वैसे तो कई महान थिंकर्स द्वारा बताया गया है कि भैया चिंता चिता समान है, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता जलने दो, लेकिन वो फायर अपने अंदर बना के रखो। उसी फायर के साथ में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखिए क्या होता है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स की जब बात करते हैं फाइनेंसेस और लोकल लेवल्स पे, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स अगर आप यहाँ क्या समझते हैं, देखिए फाइनेंसेस और लोकल लेवल और चैलेंजेस देयर इन की, यानी कि पूरा जो टॉपिक है आपका ये उस बारे में होगा कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, 11 12 शेड्यूल किस बारे में है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ इस पर। लोकल लेवल पे डिवोल्यूशन ऑफ पावर, यानी कि जब आपने ये पावर डिवीजन किया है तो क्या फाइनेंसेस, यानी कि इनकी क्या स्थिति चल रही है, देखिए लोकल लेवल पे फाइनेंसेस की मेजर इस स्लाइड में बात होगी। क्यों परफॉर्मेंस लेवल पे भी बात होगी, क्या चैलेंजेस है लोकल लेवल पे, वो सारी बातें इस स्लाइड के अंदर होगी। देखिए स्टेट गवर्नमेंट के क्या रोल होते हैं सबसे मेजरली, तो रोल तो वही है, मेजर लेजिस्लेटिव लेवल पे है। लेजिस्लेटिव लेवल पे मतलब कैसे स्टेट के लिए कोई कानून बनाने हैं, कोई स्कीम्स लेके आनी है, पॉलिसीज बनानी है, लोगों के लिए कल्चर देखना है, ये सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को डाइवर्सिटी को देखते हुए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है टाइम के साथ में, वो लेजिस्लेशन के अंदर आ जाता है। फिर आता है देन आपका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जो वाला पार्ट है ये थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किस लेवल पे, जो आपने पॉलिसीज बना तो दी भैया, लेकिन उस जगह को देखते हुए एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है, कितना करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। देन आती है आपकी जुडिशरी, वहाँ की जुडिशरी को भी सरकार के साथ बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा दोस्त है जिससे पंगा लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है जीवन में। तो ऐसे में जुडिशरी को साथ चलाना स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये रोल भी स्टेट गवर्नमेंट का ही है कि भैया जुडिशरी को मैनेज करके चलाना है साथ में, यानी कि इनसे भी बना के रखनी है। देन अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें, स्टेट फाइनेंस कमीशन वो सारा काम देखती है कि जो पैसा स्टेट में रेगुलेट हो रहा है एज अ टैक्स, ये पैसा कहाँ यूज होना चाहिए, किस पॉलिसीज में कितना यूज होना चाहिए, किस पॉलिसी का लोगों को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो इसको हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम ज्यादा और पैसा इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन इस बात का ध्यान रखती हैं। सारा ब्यौरा इनके पास होता है कि कितना खर्चा किया गया है, कौन सी पॉलिसी पे कितना पैसा लगाया गया है, ये सारी चीजें स्टेट फाइनेंस कमीशन के अंदर आती हैं। तो ये कुछ स्टेट फाइनेंस कमीशन आपको मेजरली ध्यान रखनी पड़ेंगी। देन अगर आप बात करें तो ये देखिए नाम इसलिए भी जरूरी है, वैसे क्वेश्चन इस पे ऊपर ऊपर से आता है बेसिक, क्योंकि हर स्टेट पे तो वो जाएंगे नहीं, लेकिन आप कुछ 2 3 फेमस स्टेट कमीशंस जो हैं उनके रूल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनके बारे में पढ़ लेंगे, तो आपको थोड़ा सा मेंस आंसर राइटिंग में इजी पड़ेगा। ठीक है, देन अगर बात करें तो 11 12 शेड्यूल, जैसे कि आपको पता हो तो 11 शेड्यूल जो था ये आपका पंचायती राज के बारे में था, यानी कि किस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में शुरू हो गया था। देन आपका ये जो 12 था ये म्यूनसिपैलिटीज के बारे में था। ये दोनों शेड्यूल जो है मेजरली एक तरह से स्टेट, और वो मतलब अगर आप बात करें तो स्टेट में अर्बन लेवल पे और लोकल लेवल पे, यानी कि गांव के रूरल लेवल पे पंचायती राज सिस्टम, और 12th जो शेड्यूल था ये म्यूनसिपैलिटी, यानी कि अर्बन लेवल पे जो थोड़ी सी सिटीज़ हैं, जो थोड़ा मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, वहाँ पर किस तरह से म्यूनसिपैलिटीज़ काम करती हैं, उनका पूरा वर्किंग, पूरा जो उनका रोल रहता है उस सिटी के अंदर, उन गाँव के अंदर, ये सारा 11 12 शेड्यूल के अंदर आपको म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के अंदर पढ़ना है। देन अगर आप देखें नेक्स्ट, तो रीजन ऑफ इनफेक्टिव परफॉर्मेंस, यानी कि अगर एक स्टेट अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे क्या क्या मेजर रीजन हो सकते हैं। जैसे अगर आप बात करें मैं राजस्थान से, तो मैं आपको राजस्थान का एग्जांपल दूंगा ज़्यादा। देखिए राजस्थान में क्या होता है कि मेजर रीजंस जो है कि हम इनफेक्टिव परफॉर्मेंस का, एक तो कारण है कि पिछले कुछ सालों से ट्रेंड जो है, यानी कि गवर्नमेंट का जो ट्रेंड है वो कुछ ऐसा है कि 5 साल कोई भी गवर्नमेंट पर्टिकुलर काम कर रही है, फिर उसके बाद चेंज हो जाती है, फिर 5 साल बाद कोई गवर्नमेंट आती है, फिर चेंज हो जाती है। तो भैया स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, एक तो मैं ये बात कर सकता हूँ। देन अगर राजस्थान के अंदर बात करें तो ये जो, अगर ट्रेंड्स के अलावा बात करी जाए तो ट्रेंड के अलावा भी यहाँ पे जो मेजर सीट्स हैं, यानी कि जो मेजर ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर उनकी आप बात करो तो वो भी, जैसे कि अगर मैं सपोज जिस रीजन से मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे भी कोई ब्यूरोक्रेट लगभग मैंने देखा नहीं कि काफी लंबे समय के लिए वो टिका हो, यानी कि कोई एग्जीक्यूशन लेवल पे अगर वो कुछ करना भी चाहते हो तो उनको इतना समय दिया ही नहीं जा रहा है कि वो एक जगह रह करके कोई चीज इंप्लीमेंट कर पाए। तो ये कुछ मेजर मुझे लगता है कि यहाँ पे फॉल्ट रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जो भी पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट बनाती हैं तो उनके जो लोकल लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगते। ये मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है राजस्थान को लेकर के।
तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बताता हूँ कि इनफेक्टिव परफॉर्मेंस का कारण है मेरे रीजन में। तो वैसे स्टेट के अकॉर्डिंग एक स्टेट की क्या क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं इनफेक्टिव होने के, यानी उनकी पॉलिसीज क्यों काम नहीं कर पा रही है, लोग उनसे क्यों नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, वो आपको यहाँ देखने मिलेगा। देन अगर आप बात करें तो पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, नीति आयोग की बात हो रही है यहाँ पे। तो नीति आयोग क्या करता है भैया, हर साल एक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स निकालता है जिसमें वो बताता है कि किस तरह से तमिलनाडु जो था, अगर लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें तो लेटेस्ट ट्रेंड्स में तमिलनाडु जो था ये नंबर 1 पे आया है। अगर पंचायती लेवल पे बात की जाए तो पंचायत जो है तमिलनाडु में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट रीजन, लेकिन हाँ तमिलनाडु में एक रीजन है जहाँ पे एक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स के अनुसार पंचायती राज जो था वो सबसे बेस्ट तमिलनाडु के अंदर काम कर रहा था। तो ये नीति आयोग जो होता है ना, एक तरह से कंपटीशन क्रिएट करता है सारे स्टेट्स के बीच में कि भाई कौन सी पंचायत जो है वो ज्यादा बेटर काम कर रही है, ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रही है, सरकार को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, लोगों को ज्यादा एड्रेस कर रही है। तो ये सारी चीजें नीति आयोग जो था ये इस वाले पॉइंट में, इस एस्पेक्ट में कवर करता है। तो आप लेटेस्ट एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा सा नजर में रखिए। जस्ट अ सेकेंड। या देन स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आपको ये तो यूपीएससी मेजरली आपसे पूछेगा ही सही भैया कि क्या स्टेप्स हैं, आपने बता तो दी सारी खामियां, लेकिन आप ये भी बता दीजिए कि कैसे सही हो सकता है ये सारी चीजें। तो जो मैंने आपको बताया उसी के लिए आप बेटर, यानी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टेबल ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को फ्रीडम होनी चाहिए काम करने की ग्राउंड लेवल पर। देन अगर आप बात करें तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो होने चाहिए वो पूरी तरह से पब्लिक अप्रोच के अंदर होने चाहिए। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप बता सकते हैं कि हाँ एक अगर स्टेट में ये सारी चीज़ें होगी या उसको लेकर के उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी होगी, उनकी पॉलिसीज अच्छी होगी, या फिर वो जो लोगों के बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अगर वो एड्रेस कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस एक स्टेट के अंदर इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये आंसर राइटिंग में कई बार क्या होता है कि यूपीएससी ये पूरा एस्पेक्ट ही कवर कर लेता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें एक बार में आपसे पूछ ली जाएगी कि एक स्टेट के बारे में क्या अनइफेक्टिव चीज़ें हो सकती है, कि क्या रीज़न है कि एक स्टेट अनइफेक्टिवली काम कर रहा है, पंचायती राज जो है वो कितना रोल प्ले करता है एक स्टेट की इफेक्टिवनेस में, और उसके अलावा तीसरा उसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिससे एक स्टेट बेटर परफॉर्म कर पाएगा। देन कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये बताया जाता है कि पावर्स जो है वो डिवाइड होगी। डॉक्ट्रिन का मतलब है कि यहाँ पे जो मैं आपको बताया था, देखिए एक तो होता है आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल तो आपको भी पता है, यूनियन स्टेट और देन लोकल गवर्नेंस जो है आपकी, ये डिवीजन ऑफ पावर होता है आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। देन कम्स टू द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर जो कि होता है आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन एंड देन जुडिशरी। देखिए ये जो डॉक्ट्रिन है सेपरेशन ऑफ पावर का, इस फॉर्म में पावर को सेपरेट किया जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, यानी कि उसके अकॉर्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर कैसा दिया गया है। और चेक्स और बैलेंसेस सिस्टम क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस आपको पता है कि हर जगह, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे गवर्नर रखा गया है भैया स्टेट के ऊपर नजर रखने के लिए, जैसे वहाँ प्रेसिडेंट को रखा गया सेंटर के ऊपर नजर रखने के लिए। अगर फंड की बात करें तो एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रखा जाता है सीएजी प्रेसिडेंट द्वारा, जो कि नजर रखता है कि किस तरह का खर्चा, किस तरह की अकाउंटेबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट पोजेस कर रही है जब वो पूरे टैक्सेस वगैरह या पूरे बजट को खर्च करती है। तो ये सीएजी रखा जाता है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस रखी जा रही है। अगर आप किसी ऑफिस में कहीं पे किसी वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप, तो आपके पीछे भी ऐसे बहुत सारे सीआ, मतलब आप जिनको रिपोर्ट करते होगे, एचआर रखे जाते हैं, जिनके अलावा उस पर आपके एग्जीक्यूटिव्स रखे जाते हैं जो कि आपके काम को पूरी तरह से वॉच पे रखते हैं कि हाँ कितनी परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस चार्ट है, साल भर में कितना काम कर रहा है, कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर चुना जाना चाहिए कि नहीं चुना जाना चाहिए। तो चेक्स एंड बैलेंसेस चलता रहता है, यानी कि आपको वहां पे रिप्लेस करने के लिए दूसरा व्यक्ति रेडी रहता है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है तो ऐसे में चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। और यही एस्पेक्ट आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी पढ़ना है। देन अगर प्रोविजन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करें तो किस हद तक कर सकते हो भाई ये काम, जैसे कि बात करें कि अगर मैं बॉस के ऊपर ही बॉस रख दूं तो वो तो इम्पॉसिबल है ना। तो ऐसे में प्रोविजन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का है कि ये कितना हद तक किया जा सकता है, यानी कि अगर आप चेक्स एंड बैलेंसेस रख तो रहे हो, लेकिन क्या एक स्टेट को काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए, यानी कि चेक्स एंड बैलेंसेस के डर से कोई स्टेप अगर लेने से कोई स्टेट डर रहा है, यानी कि अगर वो कोई नया सोच रहा है और वो स्टेप लेने से डर रहा है उन चेक्स एंड बैलेंसेस को लेकर के, तो वो वहां पे जाकर के थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में एक स्टेट काम करे और फ्रीली काम करे तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि फ्रीली काम करने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रेशर थोड़ा सा कम रखा जाए, या थोड़ा सा स्टेट को इंडिपेंडेंट फीलिंग दी जाए।
तो ये प्रोविजंस उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए। देन अगर बात करें तो ये जजमेंट्स में आपको लिख के दे चुका हूँ। गोलकनाथ केस आपको इंपॉर्टेंटली इसकी मेजर जजमेंट आपको पढ़नी है। केशवानंद भारती जो कि इंपॉर्टेंट एक केस भी था, बहुत हियरिंग इनकी जो जजमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है। मेंस आंसर राइटिंग में आपके काफी काम आ सकता है। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस जो कि 1975 की इमरजेंसी का रीजन भी बना बाद में, ये रिलेवेंट था, वो रायबरेली के चुनाव से, वहां पे धांधली हुई थी उससे रिलेटेड। राम जवाया और पंजाब वाला केस जो कि वो स्कूल में प्रिंटिंग से रिलेवेंट ये केस था। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स जो हैं ये वाले टॉपिक के अंदर कवर हो जाएंगी। देखिए अगर आप ये वाला एस्पेक्ट कवर कर लेते हैं ना, आप सेपरेशन ऑफ पावर तो कितना पढ़ने जाएंगे, लेकिन अगर आप ये एस्पेक्ट कवर कर लेंगे तो मेजरली यूपीएससी के हिसाब से जीएस2 आपका कंप्लीट तैयार हो चुका है। देन कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड देखने में छोटी है, आरटीआई की बात करेंगे, आर्टिकल 19 से रिलेटेड। ठीक है, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस, ये जो स्लाइड है इस बारे में है कि कैसे ये डिस्प्यूट जो होते हैं ये आप मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें कैसे आप एड्रेस कर सकते हो। एक अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हो तो कैसे डिस्प्यूट को रिड्रेस कर सकते हैं, मैकेनिज्म क्या काम करता है, इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करते हैं, तो ये सारी डिटेलिंग आप आरटीआई के थ्रू ले सकते हो। जैसे कि अगर आपको पता हो तो आर्टिकल 19 के अंदर इसको एक फंडामेंटल राइट बना रखा है इन्होंने, आरटीआई जो कि होता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये एक मूलभूत अधिकार बना दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि उन्होंने बोला भैया बहुत जरूरी है, तो आर्टिकल 19 जो है ये जरूरी है। इफ मेरे को प्रॉपर तो याद नहीं है, लेकिन एक गांव में एक सबसे पहला जो आरटीआई फाइल किया गया था, तो एक गांव में एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक पर्सन था जिसने आरटीआई फाइल किया था, उसकी मदर को पेंशन समथिंग कुछ ऐसा मिलना था, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट अधिकारी जो है, ब्यूरोक्रेट जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और देन ऐसे में उसने पहली बार आरटीआई फाइल किया और 8 दिन के अंदर उसके जो वो पेपर्स है, डॉक्यूमेंटेशन था, वो वेरीफाई हुआ, पूरा हुआ, और फिर उसकी मदर को पेंशन मिलना शुरू हो गया। तो पहली बार वो आरटीआई को सक्सीडेड माना गया कि भाई हाँ गाँव के लोग भी अब आरटीआई को यूज कर पा रहे हैं ठीक से। तो मैं इस पर प्रॉपर डिटेल तो आपको नहीं दे पाया, लेकिन स्टिल हाँ पहली बार आरटीआई कब यूज हुआ था और आरटीआई के क्या क्या बेनिफिट्स रहे, लेटेस्ट इससे रिलेटेड क्या चीजें रही, क्या अपडेट्स रहे, ये सारा आप थोड़ा सा पढ़ लेना। करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है थोड़ा सा। देन आता है पीआईएल। पीआईएल तो आपको पता ही होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, यानी कि इफ मैं आपको ऐसा टॉपिक कोर्ट में उठाना चाहता हूँ, ऐसा कोई मुद्दा कोर्ट में उठाना चाहता हूँ जिसपे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मैं सेटिस्फाई हूँ उससे काम नहीं चलेगा। वो तो फिर मेरे घर की बात हो गई ना, कि मैं अगर इफ अपने फादर की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो क्या मैं उस पर पीआईएल डाल सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं डाल सकता। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है कि मेजर पोर्शन ऑफ या मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो उससे डिसएग्री करता हो। अगर गवर्नमेंट कोई बिल लेके आती है, सपोज इफ किसान बिल आया था, तो उस पर पीआईएल कोई भी डाल सकता है। आज आपके घर में काम करने वाला सर्वेंट हो गया, या आपके बॉस हो गए, या कोई आम आदमी हो गया, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति भी हो गया, तो वो पीआईएल डाल सकता है, चाहे उसका उससे लेना देना है या नहीं है, लेकिन वो सिटीजन ऑफ कंट्री होना चाहिए। तो ऐसे में पीआईएल दाखिल की जा सकती है। अगर आप सेंटर के या स्टेट के किसी भी फैसले से अगर ना खुश हो, तो ऐसे में अगर वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, यानी कि एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसको अगर वो उससे फर्क पड़ रहा है उनको, तो ऐसे में आप पीआईएल डाल सकते हो, जिसको बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इससे रिलेटेड भी लेटेस्ट ट्रेंड्स जो भी होंगे वो आपको याद रखना है। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है पेन टेप पे, लेकिन हाँ बोर्ड पे बहुत अच्छा लिखता हूँ मैं। आई होप कभी बोर्ड पे क्लास लूंगा आपकी तो बेटर समझा पाऊंगा इस पे। हाँ लेकिन स्टिल इतनी तो अच्छी है कि आपको समझ आ रही होगी। देन ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। देखिए ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ये काइंड ऑफ ऐसे मतलब आप कह सकते हैं कि बेंच क्रिएट करना टाइप की चीज हो गई, कि प्रॉपर कोर्ट वाली बात नहीं है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर केस को लेकर के ट्राई बेंच बनाई जाती है, या 3 लोगों का समूह, या एक व्यक्ति, उस इंडिविजुअल व्यक्ति को या फिर उस समूह को ये अधिकार दिया जाता है कि भैया आप ये पर्टिकुलर केस पे पक्ष और विपक्ष देखते हुए एक फैसला ले सकते हो, कोर्ट की तरह काम कर सकते हो, तो उसको बोला जाता है ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है कोर्ट से और ट्रिब्यूनल के बीच में। तो ट्रिब्यूनल एक पर्टिकुलर केस को लेकर के जो बेंच बिठाई जाती है, कुछ इंडिविजुअल द्वारा भी हो सकती है और कुछ पर्सन, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा या ग्रुप ऑफ लोगों द्वारा भी ये बनाई जा सकती है। तो ऐसे में ये पीआईएल सॉरी माफ करना, ये ट्रिब्यूनल जो है ये बनाए जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। नाउ नेक्स्ट कम टू द सबसे बिगर पार्ट ऑफ द सिलेबस। देखिए क्या आता है, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम एंड विद अदर कंट्रीज इन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो ये क्या होने वाला है, देखिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, बहुत सारे जगहों से कंपेयर करके, बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर करके बनाया गया। तो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर भी हमारे यहाँ पे किस तरह से काम करता है, तो थोड़ा कंपैरिजन तो चलता है। और ये कंपैरिजन आपको यहाँ बताना है कि किस तरह से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है। तो रिटन फॉर्म मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कैसे रिटन फॉर्म में है, तो हमारे को ये आइडिया कहाँ से आया, क्यों ज़रूरी है इंडिया की डाइवर्सिटी को देखते हुए। फिर ब्लेंड ऑफ जो रिजिडिटी है, यानी कि इसकी जो मैंने आपको बताया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड दोनों है, मैं ऊपर बता चुका हूँ क्यों है। फेडरल और यूनिटरी बाइस है कि नहीं इंडिया में, बिल्कुल है इंडिया में यूनिटरी बाइस, यानी कि हम फेडरल सिस्टम फॉलो तो करते हैं लेकिन यूनिटरी बाइसनेस हमारे अंदर है, क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग सेंटर फेवर करते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट हम फेवर करते हैं, इसलिए यूनिटरी बाइसनेस इंडिया में आपको देखने मिलेगी। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बिल्कुल है। कहाँ से कंपेयर करके ली गई है, क्या हम यूके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्तेमाल करते हैं, फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी हम देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, जुडिशियल सुप्रीमेसी इंडिया के अंदर है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। और इससे लेटेस्ट ट्रेंड्स बिल्कुल आप ध्यान रखना, पॉलिटी के अंदर इफ आप कर रहे हो तो लेटेस्ट ट्रेंड्स होने ही चाहिए। लेटेस्ट ट्रेंड्स यानी कि करंट अफेयर्स को देखते हुए सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। देन इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि भाई एक अखंड और एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र जुडिशरी भारत के अंदर है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अखंड तो बिल्कुल है, और इंडिपेंडेंट भी है जुडिशरी, यानी कि वो इंटरफेयर कर सकती है बहुत फ्रीली सेंटर स्टेट के डिसीजन के अंदर। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट, और प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी चीजें कवर करनी है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से। क्या इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है कि नहीं है, बिल्कुल सेक्युलर स्टेट है। उसके कोई लेटेस्ट ट्रेंड्स कोई एग्जांपल हो तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये सारी चीजें मैं आपको अभी ऊपर बता चुका हूं। लेकिन हाँ, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से है तो एक बार दोबारा आपको देखनी है, थोड़ा सा और डिटेल में ये कवर करना है एज पर करंट अफेयर्स। उसके अलावा जो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये सारी चीजें, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कैसे इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि किस तरह से प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो उसकी पोजीशन से तो क्या प्रोसेस हो सकते हैं, वो इम्पीचमेंट हो सकता है। इसमें इम्पीचमेंट ऑफ जज भी कर लेना आप, जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको भी इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू हटाया जा सकता है, डायरेक्ट रिमूवल उनका पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको प्रोसेस पढ़ना है, किस तरह का होता है, क्या मेजोरिटी स्टैब्लिश करनी पड़ती है, ये सारी चीजें। देन कम्स टू द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बाद में बता दूं, तो यूनियन में आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट के बारे में, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो ये आपको पढ़ना ही है, लक्ष्मीकांत फ्लेवर है ये। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपको देखना है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन देखना है किस तरह का होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट सेक्रेटरीज का कितना रोल है। भैया देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये है परमानेंट और ये सपोर्ट करते हैं पूरी मिनिस्ट्री को या पूरे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको मेजर डिसीजंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। तो कैबिनेट सेक्रेटरीज का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सारा ऑफिस ये होल्ड करते हैं, तो इस वजह से मेजर जानकारी, मेजर इंफॉर्मेशन जो कि किस तरह से चलना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, रिसेंट ट्रेंड्स क्या रहे हैं या फिर बैकग्राउंड में क्या किया है, ये सारी चीज़ें जानकारी कैबिनेट सेक्रेटरी रूलिंग गवर्नमेंट को देते हैं, यानी कि मेजर हेल्प इन्हीं की होती है। देन अगर बात करें तो स्टेट में भी वही जो ऊपर आपने पढ़ा जैसे, तो स्टेट में भी गवर्नर, फिर देन चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे होते हैं, फिर सेक्रेटरीट यहाँ पे भी काम करता है। किस तरह से सेक्रेटरीट काम करेगा, वही जैसे कि वहां पे कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि जो सारे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं सेंट्रल लेवल पे आपको हेल्प करते हैं, जो बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी एक्सेट्रा बनते हैं, ये आरएस वगैरह होते हैं, जो आपके स्टेट रैंक सेक्रेटरीज बने जाते हैं लास्ट में। ठीक है, ये यहाँ पर ऑफिस होल्ड करते हैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को तरह तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज पे आइडियाज देते हैं कि भाई आप किस तरह से कर सकते हैं, लेटेस्ट हमने ऐसा कुछ हुआ था तो हमने क्या किया था, बैकग्राउंड में ऐसा हुआ था तब हमने क्या किया था, तो सारी स्टडी करके सारा डिटेल सारा मटेरियल ये उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर एटलीस्ट फाइनल डिसीजन मेकिंग तो उन्हीं के पास है, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, और अगर ऊपर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इनके पास में। देन अगर नेक्स्ट आते हैं आप जुडिशरी पे, जुडिशरी आपका 3 टायर स्ट्रक्चर है, मैं बताता हूँ कैसे है। देखिए, अगर आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आता है आपका सबसे पहले, सबसे ऊपर, देन आता है आपका हाई कोर्ट, देन आता है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये 3 लेवल पे जो 3 टायर स्ट्रक्चर जुडिशरी में आप बात करते हैं, तो ये इंडिया में आपको देखने मिलेगा। इंडिया में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जो हेड ऑफ द ऑल जज इंडिया में, मेजर डिसीजन मेकिंग में, मेजर कमेटी में, मेजर इनमें इनका बड़ा रोल होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। और देन अगर आप बात करें तो एससी और एचसी के जो जजेस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, मैंने आपको बता दिया इनके इम्पीचमेंट, उसके अलावा इनकी अपॉइंटमेंट, ये मेजरली आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से होती है, क्या इनका रोल होता है, क्या इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये मेजर रोल या रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको यूपीएससी एस्पेक्ट से पढ़नी है इनके लिए।
ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको देखने हैं। देन बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की। तो अगर एक कोर्ट बता तो दिया है कि इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन क्या जुरिस्डिक्शन है, कितना एरिया है इनका, कहाँ तक भैया ये इंटरफेयर कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, ये जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। लेटेस्ट इसमें भी कोई इफ न्यूज़ है, करंट अफेयर है, तो उसको आप कवर कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देन बात करें मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट की, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। कैबिनेट मिनिस्ट्री आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया जाता है सारे मिनिस्टर्स को। कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि आपका डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, जैसे कि आपका टेक्सटाइल हो गया, ये कुछ मेजर। उसके अलावा जैसे कि आपका फाइनेंस हो गया, जैसे कि आपका फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया या फॉरेन अफेयर्स जिसको आप बोलते हो, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट, ये एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे हम, कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं, जो प्रधानमंत्री के थोड़े ज़्यादा करीब होते हैं। तो इनको कैबिनेट का पार्ट बनाया जाता है, ताकि मेजर कोई कैबिनेट की बैठक होती है तो इन लोगों को शामिल किया जाता है और बड़े फैसले लिए जाते हैं इन लोगों के साथ मिलकर। तो कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, प्रधानमंत्री के थोड़े ज़्यादा करीब होते हैं। और देन अगर अदर मिनिस्ट्रीज भी होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि इसका कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हाँ मिनिस्ट्रीज तो हैं, ऐसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो भी आपको देखना है। देन आप बात करें तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, तो इनके हेड होते हैं आपके स्पीकर, जैसे कि ओम बिरला भी करंटली जो पार्लियामेंट्री सारे सेक्रेटरीज हैं उनके हेड हैं। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, मेजर प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है पार्लियामेंट का, ये हेल्प करते हैं सारे मिनिस्टर्स को, सारे एमपीज को, कि किस तरह से आपको ये प्रोसीडिंग्स या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, पार्लियामेंट में कैसे फॉलो करना है सारी चीज़ों को। तो ये सारा काम होता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्रेटरीज होते हैं सेंट्रल स्टेट लेवल पे, तो वैसे ही यहाँ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी जो लुक आफ्टर करते हैं सारे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को, जो कि चलेगा कहाँ पर, पार्लियामेंट के अंदर। तो और मेजरली जो सब ये होते हैं, ये किसके अंडर काम करते हैं, जो वहाँ का स्पीकर है लोकसभा में, तो अभी करंटली जो भी है ओम बिरला, तो उनके अंडर ये काम करते हैं। देन प्रेशर ग्रुप्स की बात करें तो ये एक तरह से प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, देखिए मैं बता दूं आपको। प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो एक तरह से नॉन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं, यानी कि नो गवर्नमेंट टाइप के लोग हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इनका मेजर ये होता है कि ये किसी तरह का भी डिसीजन लेने में मदद तो क्या कह सकते हैं, किसी तरह का डिसीजन लेने के लिए आप बाधित कर सकते हैं ये गवर्नमेंट को, यानी कि क्योंकि सरकार का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये चाहे तो दबाव बना सकते हैं सरकार पे किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। तो वो प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए, जो कि किसी टाइप की कोई डिमांड पर्टिकुलर रख रहे हैं, किसी सोसाइटी के सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सरकार को थोड़ा सा बाउंड कर सकते हैं उस चीज़ के लिए कि हाँ ये डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन प्रेशर ग्रुप्स के, क्या पॉलिटिकल पार्टीज से कैसे कनेक्शन होते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं प्रेशर ग्रुप से इनका क्या रिलेशन होता है, या फिर इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को रिप्रेजेंट करें, प्रेशर ग्रुप जो यानी कि पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का हो सकता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगर आप बात करें तो प्रेशर ग्रुप के कितने टाइप्स हो सकते हैं, क्या इनके इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है प्रेशर ग्रुप, बिल्कुल जरूरी है भैया। अगर गवर्नमेंट तानाशाह हो जाएगी तो काम कैसे चलेगा, तो ऐसे में प्रेशर ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी टाइम टू टाइम। तो ये आपको बताना है क्या तरीके हैं इनके, कि गवर्नमेंट को मनवाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकती हैं, कैसे आंदोलन करती हैं, क्या साइलेंट वायलेंट मूवमेंट जरूरी है, या वायलेंट मूवमेंट किए जा रहे हैं तो इनकी तरफ से ठीक है या नहीं है, क्या टेक्निक्स बेहतर ये इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे गवर्नमेंट को अपने डिसीजन पे मना सकें। देन प्रेशर ग्रुप्स इंडिया में कितने किस तरीके के हैं, कौन से हैं, ये आपको देखने मेजरली। उसके अलावा शॉर्ट कमिंग्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। देन इफ मैं अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट बता दूं कि कौन से प्रेशर ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं, तो एक अगर आप बात करें तो आरएसएस एक तरह का प्रेशर ग्रुप आप बोल सकते हैं, कि हाँ कुछ चीज़ों को ये सपोर्ट करते हैं, कि आपका हिंदू महासभा काइंड ऑफ। और इफ अगर आप बात करें नेक्स्ट मुस्लिम को लेकर के जमायत इस्लामी समथिंग करके, ये जो इस तरह की वैरायटी ऑफ ग्रुप जो है, ये बजरंग दल हैं, ये जो है ये एक्चुअली गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये अपनी कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स को लेकर के गवर्नमेंट को होल्ड करने का काम करते हैं। हाँ वो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि वो माने या नहीं माने, लेकिन हाँ ये ऐसा ग्रुप होते हैं जो अपनी डिमांड्स को मनाने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रेशर में ला सकते हैं, इसलिए इनको प्रेशर ग्रुप्स बोला जाता है। शॉर्ट कमिंग्स क्या है प्रेशर ग्रुप्स के इंडिया में, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखो आप प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं ये वायलेंट मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, और ये सारी चीज़ें ये आपको इसमें कवर करने की। शॉर्ट कमिंग्स क्या है भैया, मनवा रहे हो आप बात को तो वो तो ठीक है, लेकिन तरीका तो सही इस्तेमाल करो। तो वो वाली चीज़ें आपको यहाँ इस वाले पार्ट में देखनी है कि क्या शॉर्ट कमिंग्स हो सकती है। और हाँ ये इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट कमिंग्स के साथ साथ आप ये जो इस वाले पोर्शन को कवर कर लेना यहाँ से, कि शॉर्ट कमिंग्स क्या है, यानी कि खामियां क्या है, लेकिन अच्छे से क्या तरीके हो सकते हैं जिस पर वो प्रेशर ग्रुप्स अपनी बात मनवा सकते हैं।
क्योंकि आपको पता है यूपीएससी वाला एस्पेक्ट कवर करती है कि आप क्या सोचते हैं, तो आप क्या सोचते हैं वाले में टेक्निक्स मेथड्स वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। देन बात करें तो अब थोड़ा सा अपॉइंटमेंट की तरफ आ जाते हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन अपॉइंट की जाती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है यूपीएससी, जिसको अपन अभी खुद पढ़ रहे हैं, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है एसपीएससी, उसके अलावा फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ एससीज, उसके अलावा नेशनल कमीशन ऑफ एसटीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो कि आपका अगर मैं बात करूँ तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के बाद से ज़्यादा फेवर में आए ये लोग। उसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो मैंने आपको बताया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है ये तो थोड़ा सा अगर आप याद करें तो अगर आपको याद हो तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू सिंस 2020 मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, रिसेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे हैं अभी करंटली सिंस 2020 से तो हैं अभी ये रिसेंटली ये आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मैं बता चुका हूँ आपको, जो कि पूरा वॉच रखते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से बजट को आगे बढ़ा रही है, कैसे इस्तेमाल कर रही है, किस वे में इस्तेमाल कर रही है, किस पॉलिसीज पे डाल रही है, कहाँ कितना खर्चा कर रही है, पब्लिक वेलफेयर कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारे अकाउंट्स ही देखते हैं। नेक्स्ट होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है आपका ये अभी है आपका आर वेंकट रमानी। आर वेंकट रमानी जो है ये लीगल इश्यूज पे गवर्नमेंट को, अटॉर्नी जनरल का काम होता है कि जो भी लीगल इश्यूज होते हैं उस पर, लीगल इश्यूज मतलब लॉ कानून वगैरह से रिलेटेड जो भी सहायता होती है वो उस पर गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं ये। ठीक है, आर वेंकट रमानी इसमें आपके ये रहेंगे। देन आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात करें तो अभी करंटली अब इफ अगर मैं, क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ तो मैं राजस्थान का बता पाऊंगा आपको बेटर, तो राजस्थान में अगर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट राजस्थान में बात करें तो यहाँ पे आपके हैं नरपत मल लोढ़ा, नरपत मल लोढ़ा। ठीक है, तो ये वैसे तो पूछते नहीं है स्टेट का इतना डीपली, लेकिन हाँ जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं एटलीस्ट उसका तो आपको याद हो। और हाँ क्योंकि यूपीएससी की कुछ फेवरेट स्टेट हैं, अगर किसी स्टेट से कोई बड़ी इससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर रहा है एडवोकेट जनरल ऑफ से अगर किसी स्टेट के, तो वो आप थोड़ा सा पोर्शन इसमें देख लेना, वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इसको ये राजस्थान में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया टॉप लॉ ऑफिसर होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, टॉप लॉ ऑफिसर होते हैं अभी राजस्थान के अंदर, ये कानून व्यवस्था को लेकर के सबसे टॉप के ऑफिसर हैं। ठीक है, देन स्टेट रेगुलेटरी और क्वासी जुडिशियल बॉडीज की बात करें तो ये थोड़ा सा देखने वाला पार्ट है कवर, तो क्या करोगे आप इसको, बेटर रहेगी आप जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना ही बेटर रहेगा। नीति आयोग के बारे में आपको पढ़ना है, पहले जो ये प्लानिंग कमीशन थी इनके क्या प्लान थे, क्या एजेंडा थे, शुरू के दो देख लेना आप मेजरली, दो चार जो हैं, और नीति आयोग के अभी एक्शन प्लान्स क्या हैं, अगले नेक्स्ट 5 ईयर कमीशन प्लान्स जो हैं, ये जो भी चीज़ें हैं आरबीआई को लेकर के देखना है आपको, क्या रेगुलेशन है आरबीआई को लेकर के, ये सारी चीज़ें। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कुछ क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या होती हैं, मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्वासी जुडिशियल बॉडीज वो होती हैं जनरली जो एक तरह से फैसला दे देती हैं, यानी कि ये एक्चुअल में जज तो नहीं है लेकिन हाँ ये फैसला दे देती हैं कि भैया हाँ ये डिसीजन होना चाहिए। जैसे कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये क्या करती है कि भाई अगर किसी के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हनन हो रहा है अधिकारों का, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट पेश कर देगी, सब कर देगी। यानी कि जुडिशियरी एक्टिव होती है लेकिन जुडिशियरी नहीं होती है, यानी कि जुडिशियरी नहीं है, न्याय व्यवस्था का हिस्सा है लेकिन न्यायालय नहीं है पूरा, आप ये कह सकते हैं। तो ये आपको मदद तो कर सकती है, जैसे अगर मेरे साथ कोई अधिकारों का हनन हो रहा है मेरे, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास में जा सकता हूँ, वो मेरे को सपोर्ट करेगी कोर्ट के अंदर। ठीक है, या वो गवर्नमेंट पे ये दबाव बना सकती है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ ये हो रहा है, तो उससे गवर्नमेंट भी थोड़ा सा प्रेशराइज फील करती है। तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज उनको बोलते हैं, जो जुडिशरी तो नहीं है लेकिन हाँ जुडिशरी जैसा फैसला या एक्शन ये ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस से समझ आ रहा होगा नजर रखने का काम इनका। ब्यूरो सीबीआई की बात हो रही है। लोकपाल लोकायुक्त, ये आपको पता ही होगा, लोकायुक्त और लोकपाल जो कि जो करप्शन को लेकर के उसको इंचार्ज बनाए जाते हैं काइंड ऑफ। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रखी जाती है, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड देन डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेगुलेटरी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके अलावा कमीशन ऑफ इंडिया, टेलीकॉम सेक्टर के रिलेटेड एक बनाई गई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और देन है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो ये कुछ ऐसी कमीशन है मेजरली जो कि आपका हिस्सा बनती हैं कि भाई किसी तरह से क्वासी जुडिशियल बॉडी है, हम न्यायालय तो नहीं है लेकिन हाँ गवर्नमेंट को प्रेशर कर सकती हैं, किसी पर्टिकुलर फैसले को लेकर के दबाव बना सकती हैं। तो ये सब क्वासी जुडिशियल बॉडीज का हिस्सा है। देन थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इतनी देर आप वीडियो में मेरे साथ बने रहे। वीडियो देखिए काफी लॉन्ग हुआ है क्योंकि मैं आपको डिटेल में एक एक चीज बताना चाहता था, मैं नहीं चाहता था जब आप पढ़ने बैठे तो एक भी एस्पेक्ट आप मिस कर दें।
तो ऐसे में थैंक यू, और धीरे धीरे मैं आपको ये सारे एस्पेक्ट संडे टू संडे मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे एस्पेक्ट मैं आपके साथ कवर कर दूं। मेरी कोशिश रहेगी कि लक्ष्मीकांत से मेजर मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर कराऊं, क्योंकि यहाँ बेसिक एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग जो है ये तो मैं इसके साथ आपको कवर करा ही दूंगा, लेकिन हाँ मेरी कोशिश है कि लक्ष्मीकांत में आप एडवांस लेवल का थोड़ा सा ये सारी चीज़ें तैयार कर लें। मेरे साथ बने रहिए और जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।